दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग हिंदी पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 इसका हो चुका था। पार्ट 1 में हम लोग पेज नंबर 34 और 35 को देखे हुए थे। 35 का आधा हुआ था। 35 के आधा से आगे हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण क्रांति, लेखक लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित है। इनका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए हुए थे पिछले वीडियो में। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हुए तो हमारे चैनल में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 दे दूंगा तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए देख लेते हैं इनका जन्म और मृत्यु। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। इनका जन्म स्थान था सिताब दियारा गाँव। ये सिताब दियारा गाँव कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। इनका पुकार का नाम यानी बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम बताए हुए थे, आप लोग रिवाइज कीजिए फिर से। बचपन का नाम क्या था? बाउल था बचपन का नाम। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। बड़े हो गए तो जेपी नाम से भी प्रसिद्ध हुए। अपने जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको लोकनायक भी कहा जाता है, जेपी भी कहा जाता है और बाउल भी कहा जाता है। इनका नाम कितने हैं देख रहे हैं? लोकनायक या जेपी से जयप्रकाश नारायण, या इन्हें बाउल, बचपन का नाम बाउल था। बड़े होने के बाद तो लोकनायक को इनको मिला ही, और जेपी के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। उनके माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हरसू दयाल था। और इसमें आगे दिया हुआ है, आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे अभी तक, शायद मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग चलते हैं जहाँ से वीडियो हम लोग एंड किए थे, वहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। कल का वीडियो भी 18 या 19 मिनट का वीडियो है, उसको जाकर आप लोग 18 मिनट 1 सेकंड का वीडियो है, तो उसको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा कैसा है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हो तो जरूर जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा उसका। तो मित्रों आगे आते हैं हम लोग, तो वहाँ पे संबोधन कर रहे हैं। तो मित्रों ये स्मृतियाँ जगी हैं और इनका भार हृदय पर है। किनकी स्मृतियाँ जगी हैं? दिनकर जी और बेनीपुरी जी की स्मृतियाँ जगी है और इनका भार हृदय पर है। इनका भार हृदय पर ही है, इनका भार हृदय से नहीं टला है। सबका भार अभी हृदय पर, उनका भार अभी उतारना है हृदय से। मैं तो थक गया हूँ। कौन यहाँ पे थक चुके हैं? मतलब अपने बारे में बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। ये जिम्मेदारी अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है, मुझे दिया गया है ये जिम्मेदारी। तरुणों से छात्रों से बराबर कहता हूँ। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, पहला जब इन्होंने आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति से पहले यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी का लोकतंत्र में युगों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें जो लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ। संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए, मतलब जयप्रकाश नारायण जी बूढ़े हो चुके हैं। अब हमारी सलाह ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, मतलब युवा वर्ग के अंदर अभी उत्साह है, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर। आप नेता बनिए, हमें नेता नहीं बनाइए, हमें लीडरशिप मत दीजिए ये संपूर्ण क्रांति का। आप लोग किसी युवा ही नेता बनिए, हमें न दीजिए। हम अभी बूढ़े हो चुके हैं, हमसे कोई काम नहीं होगा। लेकिन युवा वर्ग के लोग नहीं माने, आगे इनको नेता बनाया गया। आगे हम लोग देखते हैं। आपके हाथों में है, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, तो आप नेता बनिए। मैं आपको सलाह दूंगा, ये बोल रहे हैं मैं आपको सलाह दूंगा, सजेशन दूंगा, एडवाइस दूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा। यहाँ पे बोल रहे हैं हम दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, तो सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, तो यहाँ पे युवा वर्ग के लोग, छात्रों ने क्या कहा? जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। जयप्रकाश जी को बोल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी मार्गदर्शन से हमारा काम नहीं चलेगा। आपको मतलब नेता बनना ही होगा, आपको इसका संचालन करना ही होगा संपूर्ण क्रांति का। तो नेता क्या बोले, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा आपका, आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, और जयप्रकाश नारायण जी बोले मैं टालता रहा, लेकिन अंत में विल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। विल्लोर जाते समय छात्रों का आग्रह को स्वीकार किया जयप्रकाश नारायण जी ने। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अपनी अयोग्यता का और नम्रता पूर्वक स्वीकार किया। अपनी अयोग्यता का मतलब वो संचालन करने लायक नहीं थे, लेकिन मैं नम्रता पूर्वक यह स्वीकार कर लिया। परंतु छात्रों से भी आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। आप सबसे मतलब ऑडियंस से अनुरोध है और छात्रों से भी अनुरोध है, हमें नाम के लिए नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिटेक्ट करे, इसके पीछे इस
पीछे से क्या करना चाहिए, सामने खड़ा कोई और, हम नाम के लिए नेता रहेंगे और पीछे से हमको कोई बताए, डिटेक्ट करे मतलब बताए से आप ऐसे कीजिए वैसे के लिए, हम वैसा नेता नहीं बनेंगे। हमें जो खुद करना है खुद ही डिसीजन हम लेंगे। हम वैसा नेता नहीं बनेंगे जो पीछे से कोई डिटेक्ट कर रहा है, पीछे से कोई बता रहा है, वैसे हम करें देश के लिए। हमें जो मन में आएगा हम वही करेंगे। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं। जयप्रकाश नारायण पीछे से डिटेक्ट क्या करना है, जयप्रकाश नारायण तुम्हें तो इस नेतृत्व को कल छोड़ देना चाहूँगा। अगर कोई मुझे पीछे से डिटेक्ट करेगा तो मैं इस भार को कल ही छोड़ दूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं, मैं सबकी सलाह लूंगा। अब अभी ऑडियंस को बोले तालियां नहीं बजाइए आप लोग, बात सुनिए, बात समझिए, बात सुनिए और बात समझिए। सबकी बात सुनूंगा, सबकी बात सुनेंगे। वो वही बोल रहे हैं यहाँ पे। छात्रों का बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा। छात्रों की बात अधिक से अधिक मैं स्वीकार करूंगा, अधिक से अधिक सुनूंगा और जितना मेरे पास टाइम होगा, समय होगा, उतना मैं सुनूंगा उन लोग का बात, छात्रों का बात। अपनी बात स्वीकार करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा, जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। सबकी बात सुनूंगा लेकिन फैसला किसका होगा, फैसला सिर्फ मेरा होगा, जयप्रकाश नारायण जी का होगा। इस फैसलों को इनको मानना होगा, इस जो मैं फैसला करूंगा सबको मानना होगा, इनको मानना होगा और आपको मानना होगा और आपको भी मानना होगा। अब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है, तब तक यह क्रांति सफल हो सकती है और नहीं तो आप आपस में झगड़े में, बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहेंगे तो नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है इस संपूर्ण क्रांति से। उसके कारण जो मैं करूंगा आप लोग को मानना होगा, आप लोग मानेंगे भी। अगर कोई मुझे पीछे से डिटेक्ट करेगा तो मैं बाहर को जल्दी से, मतलब छात्र नेता ने उस समय मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। तो पीछे से कोई मुझे डिटेक्ट नहीं करेगा, जो मेरे मन में आएगा सबकी सलाह जरूर लूंगा, लेकिन जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं, बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। 1921 में आईएससी के विद्यार्थी थे। किस कॉलेज में आईएससी के विद्यार्थी थे? पटना कॉलेज में। एक बार आप लोग बताइए, बोलिए, पटना किस कॉलेज में आईएससी के विद्यार्थी थे? पटना कॉलेज में थे। साथ साथ आप लोग बोलते रहिएगा। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, हमारे साथ जो थे पटना कॉलेज में हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मतलब स्कॉलरशिप पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, उनको भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे, सब अव्वल दर्जे के लोग थे, मतलब क्रीम थे, उन्हीं को कहा गया क्रीम थे। उस समय के विद्यार्थियों में सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थी में। और हम सब में एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। और हम लोग जितने भी वहाँ पे साथी लोग थे, हमने गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन उस टाइम हुआ था, उससे पहले हुआ था, मतलब उस टाइम का बात बता रहे हैं, अपने स्टडी कर रहे थे उस टाइम का बात बता रहे हैं। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूँ ही हमारी जीवन बीता। असहयोग करने के बाद 1.5 वर्ष उनका जीवन ऐसे ही बीत गया। क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, वो साइंस का विद्यार्थी थे। तो यहाँ पे पूछ सकता है जयप्रकाश नारायण जी किसका विद्यार्थी थे? साइंस के विद्यार्थी थे। और किस कॉलेज से आईएससी किया था? पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी थे। किस कॉलेज के आईएससी विद्यार्थी थे? पटना कॉलेज के आईएससी के विद्यार्थी थे। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष हो या मेरी जीवन बीता, 1.5 वर्ष यूं ही मेरी जीवन बीता। क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए, मथुरा बाबू उनके जमात बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। इनको बोला जा रहा था जब आईएससी के विद्यार्थी थे तो मथुरा बाबू के जमात बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, तो उनके पास भेज दिएगा। उनका लेबोरेटरी था, उसमें इनको भेजा जा रहा था, उसमें जाइए प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में कुछ सहयोग कीजिएगा उनके साथ में मिलके। महामना मदन मोहन मालवीय जी के साथ जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपये, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। ये सब सरकारी एड और सरकारी रुपया की मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, उसमें उस विद्यालय में नहीं गए, उस कॉलेज में नहीं गए। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी आईएससी की। बिहार विद्यापीठ आईएससी की परीक्षा कहाँ से दी? बिहार विद्यापीठ से। पटना कॉलेज को छोड़ चुके थे उस टाइम ही।
तो आईएससी की परीक्षा उन्होंने कहाँ से दी? बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा पास की। पास तो करना ही था, पास कर गया। अब तो आईएससी की परीक्षा दी तो पास करने थे और पास भी कर गया। उसके बाद बचपन में जब मैं हाई स्कूल में था तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे और अमेरिका के बारे में। जब वो बचपन में क्या थे, जब बचपन में हाई स्कूल में थे तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे, अमेरिका के बारे में सुने थे। कोई धनी घर का नहीं हूँ, वो बोल रहे हैं मैं कोई धनी घर का नहीं हूँ। थोड़ी सी खेत और पिताजी नहर विभाग के जिलादार है। थोड़ी सी खेत है और पिता नहर विभाग के जिलादार है। बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए। पिता नहर विभाग के जिलादार थे और बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट भी हुए। नॉन गजटेड ऑफिसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। तो मैंने सुना था अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है। उनकी इच्छा थी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण की इच्छा थी कि मुझे आगे पढ़ना है। मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया, चढ़ाव पर था, उतर चुका था। इसी बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊँ, इस सोच रहे थे से कुछ। इसी बीच जब आंदोलन गिराव पर है तो हम अमेरिका जाएं और वहाँ से कुछ पढ़ाई करके वापस लौट आए, शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊँ। इसलिए अमेरिका गया। इसलिए अमेरिका भी गए। कुछ लोग जो हमारे पता नहीं उन्हें किस नाम से पुकारूं। कुछ लोग हैं जो हमारे ही हैं पर पता नहीं उन्हें हम किस नाम से पुकारूं। मुझे आज वर्षों से गालियाँ देते हैं वो लोग। कुछ लोग हैं जो मुझे वर्षों से गालियाँ देते हैं। कितनी गालियाँ मुझे दी गई है। क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ। अमेरिका का दलाल, इन्हें किस देश का दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया। एक क्वेश्चन भी आता है, इन्हें किस देश का दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया था। इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूं। कौन बना था अमेरिका का दलाल? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई यार, ये नारे लगाए गए। ये नारा देख लीजिए, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई यार, ये नारे लगाए गए। मित्रों, अमेरिका के बगानों में मैंने काम किया। देख रहे कितना कष्ट सही हुआ। अमेरिका के बगानों यानी बगीचा में काम किए हैं। कारखानों में काम किया, लोहे के कारखाने में भी काम किया, लोहे के कारखाने में। क्योंकि मजदूरी करके पढ़ना ही था तो काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से मन ही बना कर गए थे तो मजदूरी करके पढ़ना है। तो उन्होंने बगानों में काम किया और लोहे के कारखानों में काम किया। जहाँ जानवर मारे जाते हैं उसमें भी काम किया इन्होंने, उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था छुट्टियां में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना पीना 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। इनके साथ कुछ 3-4 विद्यार्थी थे, वो लोग पकाते थे खाना उना और लोग सस्ते में खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे। एक कोठरी थी, कोठरी मतलब घर का कोना को कोठरी कहते हैं। उसमें कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, रुपया भी बचा लेते थे उसी में। कुछ कपड़े खरीदने और कुछ फीस के लिए रुपया बचाते थे। क्यों? क्योंकि कुछ कपड़ा भी खरीदना था, कुछ फीस के लिए भी रुपया बचाते थे। और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। और बाकी रविवार को तो नॉर्मल छुट्टी रहती, लेकिन रविवार को उनकी छुट्टी नहीं रहती थी। रोज रोज वहीं काम करना पड़ता था। 1 घंटा रेस्तरां, 1 घंटा मतलब रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। ये होटल में वेटर का भी काम कर चुका है जयप्रकाश नारायण। उसके बाद में आगे चलकर इतने बड़े नेता बने हुए थे, इतने कष्टों को झेलने के बाद। कहाँ पढ़ रहे थे? 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। तो शाम को रात का खाना मिल गया या दिन का खाना मिल गया। शाम को ही रात का खाना मिल जाता, रात में बना बनाया खाना मिल जाता, या दिन का ही खाना खाकर हम लोग रात में सो जाते थे। दिन का खाना मिल गया। किराया कहाँ से मकान का हमको आया? किराया का मकान इनको था नहीं, एक कोठरी में रहते ही थे। बराबर 2-3 लड़के। कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, 2 चारपाई भी नहीं थी कमरे में। एक चारपाई पर मैं और कोई ना अमेरिका लड़का रहता था। एक चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिका लड़का रह जाता था। एक चारपाई पर हम दोनों साथ सोते थे। एक रजाई होती थी हमारी। इस गरीबी में पढ़ा हूँ मैं। बोल रहे इतनी गरीबी में पढ़ा हूँ जिस समय एक चारपाई पर 2-2 लड़के रहते थे। एक कोठरी में मैं रहता था। इतनी गरीबी थी क्योंकि हम लोग वेटर का काम किए, वेटर का भी काम किया और रेस्तरां में काम किए थे। इतनी गरीबी में भी मैं पढ़ा हूँ। एक रजाई होती थी हमारी। ये सब इतनी गरीबी थी उस समय। कहाँ था? एक रजाई होती थी हमारी। इतनी गरीबी में पढ़ा। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में यानी एक्स्ट्रा टाइम में, और टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, शू शाइन पॉलर
पार्लर में, उससे लेकर के कमोड साफ करने का काम होटल में करता था। इतना सब करते थे। जूता साफ करते थे, कौन सा ही दुकान का नाम है, शू शाइन पॉल पार्लर में। उससे लेकर कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहाँ जब बीए के पास किया तो स्कॉलरशिप मिल गई। जब वहाँ ये सब काम करते रहने के बाद भी वहाँ पे जब बीए पास किए हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप मिलने लगी। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया और डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास भी लेने लगा। जब कुछ बीए पास कर गए तब तो कुछ आराम से रहा इसी बीच में, तो कुछ जब पैसा कुछ हो गया तो इस बीच आराम से रहे। इन लोग से पूछे मेरा इतिहास से जानते हैं और जानकर मुझे गालियाँ देते हैं। सब कोई मेरा इतिहास जानता है, ऐसे कितना दुख में कितना दर्द में पड़े हुए फिर भी हमें गालियाँ देते हैं। अमेरिका में विकासीन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का ज़माना था, वह ट्रोट्स्की का ज़माना था। 1924 में लेनिन मरे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बन गया। मार्क्सवादी जयप्रकाश नारायण जी कब बने? तो मार्क्सवादी जयप्रकाश नारायण जी 1924 में बने। एक बार आप लिख दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी 1924 में बने। याद रखिएगा, मार्क्सवादी कब बने? 1924 में बने। और यहाँ पे याद रखने वाला बात है, और कुछ भी जो मेन पॉइंट था वो आप लोग अंडरलाइन करते जाइएगा, नहीं तो आगे। और यहाँ पे पीछे भी देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ जी गोयनका था। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ जी गोयनका थे। ये कल के पढ़ाई का फर्स्ट पार्ट का है, इसमें का देख लीजिएगा अपनी। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ जी गोयनका थे। तो 1924 में मार्क्सवादी बने। मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण जी 1924 में मार्क्सवादी बने। और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवादी के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में हम लोग पढ़ डाले थे। जब ये पास किए तो जब भी मार्क्सवादी के ग्रंथ जो भी छपा हुआ था वो सब हम लोग पढ़ डाले थे। रात को रोज एक रशियन टेलर था, रशियन टेलर यानी दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और वहाँ से जब भारत लौटा तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिला हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों दाखिला नहीं हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट है, उनके हरगिज वहाँ के आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, उस क्लास के साथ में हो, पूंजीपतियों का हाथ में उसका नेतृत्व हो, या फिर कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, अपने को आइसोलेट यानी अलग थलग नहीं करना चाहिए, सबके साथ में मिलकर चलना चाहिए। पहली बात जो मैंने नोट किया है आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे। आज से 3 दिन पहले हमसे गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। गफूर साहब हमसे बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए। गफूर साहब 3 दिन पहले आए थे, गफूर साहब के आने के बाद 2 दिन बाद चंद्रशेखर बाबू भी मिलने आए, बहुत प्रेम से, वो भी बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी के नीचे सब लोग मुझसे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे सब कोई हमको डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का हमको सबक सिखाते हैं। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। इनमें से किसी को अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण जी को डेमोक्रेसी का अधिकार सिखाएंगे, लोकतंत्र की शिक्षा दे। लेकिन वो जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं, लेकिन वो जयप्रकाश नारायण जी को हमें शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं, जैसा जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं। कहीं पैदल आ रहे हैं तो कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलवे से आ रहे हैं तो कोई ट्रक भाड़े पर लेके आ रहा है, डीजल अपना खरीद करके लोग लेकर के आ रहे हैं। जहां तहां रुका इनको लड़कों को पीटा, गिरफ्तार किया, अन्यास कोई कारण नहीं है। ये सब कोई आ रहा है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए, शांतिमय जुलूस प्रदर्शन कर लिए, तो इनको पीटा जा रहा है, रोका जा रहा है। सब कोई अपने पैसे से यहाँ रहा है, फिर भी इनको पीटा जा रहा है, रोका जा रहा है, सब अन्यास पीटा जा रहा है, कोई कारण नहीं है इसके पीछे। और यहाँ हमसे आकर सब मीठी मीठी बातें करते हैं कि इनको डेमोक्रेसी नहीं आती है। प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे के लोग डेमोक्रेसी हमको सिखा रहे हैं, वही बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी हमें सिखा रहे हैं। पिटा गया और कोई कारण नहीं। और हमसे आकर सब मीठी मीठी बात करते हैं। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं होगा। इन्होंने जिद कर रहा था कोई से, इस रास्ते से जुलूस नहीं होगा, इसमें यह खतरा है कि इसमें यह खतरा है, वह खतरा है, ऐसी बहाना मार रहे थे वो लोग। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, मुझे तो कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये लोग बहाना के चलते बोले से इस रास्ते से जुलूस नहीं होगा, इस रास्ते में खतरा है, लेकिन उन्हें कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने कहा
कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो रहा है तो शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैं कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। तो वो लोग बोले से अगर कोई इधर से जुलूस निकालेगा तो गोली बंदूक भी चलाना होगा और क्या करना होगा, गोली चलानी पड़ी, और मैं कहा इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जेल तोड़ने की भी कोशिश करी तो लेकिन कह दिए जयप्रकाश नारायण इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है। बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता भटक जाए। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, आप बीच में गोली बंदूक चलने लगे तो यह रास्ता भटका ही हुआ, तो रास्ता भटक जाए, ये वो नहीं चाह रहे थे। तो चलिए आप जो कहते हैं वही मान लेता हूँ। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र, उधर से जाना होगा, आप इधर से क्यों आए? उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आए जो एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र समिति के वहाँ जेल में है उसको जुलूस दिखाने के लिए आए हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेजी सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ होगा। मैं नहीं सोच रहा हूँ, जान रहा हूँ कि अभी याद आ रहा है हमको अंग्रेजी सरकार के ज़माने में भी इस तरह का दुर्व्यवहार जनता के साथ में हुआ होगा, छात्रों के साथ में होगा, जो अब इस टाइम हो रहा है दुर्व्यवहार छात्रों के साथ में, जनता के साथ में। लोग रेल से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास तो भी उतार दिए गए, बेटिकट लोग भी थे उनको उतार दिया गया। ये बात अलग है। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, मुजफ्फरपुर की बोलना रिपोर्ट आपने अखबार में पढ़ी होगी। सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ था। शर्म आती नहीं इन लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। हमें डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं, लोकतंत्र सिखा रहे हैं, इन लोगों को शर्म आना चाहिए। हमें डेमोक्रेसी सिखाने चले हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जनता का अधिकार नहीं है, जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी का अधिकार नहीं है, डेमोक्रेसी में जनता का अधिकार नहीं है। जहां भी चाहे वहां पे वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना कुछ भी निकाले, जुलूस निकाले, कुछ भी करे। अधिकार नहीं है लोकतंत्र में, अधिकार ये लोकतंत्र में है जहाँ भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएगा, राज्यपाल के जाना हुआ तो भी लाखों के तादाद में जाएंगे वहाँ पे। असेंबली के सामने जाए तो उनका पूरा अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, वे जाए। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है, हिंसा अगर हुई तो दूसरी बात है। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, हमसे जब पुलिस के उच्च अधिकारी मिलने आए तो उन्होंने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा नाम लेना सही नहीं होगा यहाँ पे, बोल रहे हैं यहाँ पे नाम लेना सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा। मैं दीक्षित जी के मुंह से सुना हो कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होगा। वो बड़े अधिकारी जो थे उनके मुंह से, बड़े अधिकारी जब दीक्षित जी से मुंह से सुने हुए थे कि जयप्रकाश नारायण आज नहीं होते तो बिहार जल गया होता। आज जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्या लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले, उनकी राजधानी है, आप लोगों को पटना आने से कैसे रोक सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई लोगों को पटना आने से रोक सकते हैं? किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले, उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है, हमारी राजधानी है, आप पटना आने से मत रोकिए आप लोग। यह पुलिस वालों का देश है क्या? यह पुलिस वालों का देश नहीं है, वही बोल रहे हैं, पुलिस वाले को देश है क्या से पटना आने से हम लोग को रोक दीजिएगा? यह जनता का देश है, बस ये जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उन लोगों को डूब जाना चाहिए। ऐसी निष्ठा का व्यवहार कर रहे हैं ये लोग। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो दुश्मन है। तो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा क्यों डालते हैं? जनता के शांतिक्रम कार्यक्रम में बाधा, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, जनता पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी है। जनता को इतना दुख दर्द दे रहे हैं, यही डेमोक्रेसी है। जनता का जो मन वो करे लेकिन हिंसा न करे, यही डेमोक्रेसी है। तो ये हमें डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं, इनको खुद को डेमोक्रेसी आता ही नहीं, ये हमें चल रहे हैं डेमोक्रेसी सिखाने। और इसे बदलना चाहिए। जनता जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। मित्रों एक बात तो यह कहनी थी। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे, उनके डॉक्टर जी से डॉक्टर रहमान उनका देखभाल करते थे, वही है डॉक्टर रहमान, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, उनके साथ में एक डॉक्टर रहता था, तो वहीं डॉक्टर रहमान जी वहाँ पर भी बैठे हुए थे। तो वो कुछ चिंता में पड़े होंगे, इतने जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा, इतनी जोर से मैं बोल रहा हूँ, इनका असर हृदय पर बुरा होगा, मैं भी समझता हूँ। अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा, मैं अपने को बांध के बोलूंगा यानी धीरे बोलूंगा। अभी हाल में विल्लोर में था, तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी
जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ ही साथ कई प्रश्न उठाए। उन्होंने मेरा बहुत पुराना संबंध है उनसे, मेरा दीक्षित जी से बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था वो अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी जो फ्री प्रेस के मालिक थे, उनकी स्थापना की थी। फ्री प्रेस के मालिक यहाँ पे कौन है? सदानंद जी। सदानंद जी एक बार आप लोग लिख दीजिए, फ्री प्रेस के मालिक कौन है? सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक है। क्वेश्चन भी रहता है, फ्री प्रेस के मालिक कौन है? फ्री प्रेस के मालिक कौन है? सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक हैं, सदानंद जी। आप लोग देख रहे हैं बुक, ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी हैं, उनकी स्थापना की। फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी, उन फ्री प्रेस को ही स्थापना किया था सदानंद जी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता, उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। कौन कहा था ब्रेन ऑफ बॉम्बे? दीक्षित जी कहते हैं उन्हें ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। किसको कहा जाता था? सदानंद जी को। किसको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था? सदानंद जी को। मुझे भी कोई बड़ी पदवी थी, मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी वहाँ पे, मुझे भी कोई बड़ा पद मिला हुआ था, यानी पदवी भी थी। पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूँगा कि आप पद मिला हुआ था। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठ मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड के ज़माने में जो मित्रता होती है वो ठोस होती है। अंडरग्राउंड के ज़माने में जो मित्रता होती है वो ठोस है, चाहे हम कहीं के हो, वह कहीं रहे, ठोस रहती है। उसके बाद एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। दीक्षित जी हम उसके बाद जब 32-33 के आंदोलन चला तो उसमें हम लोग मिले हुए थे, तो उसके बाद अब तक हम लोग मित्र हैं, ठोस मित्र हैं, अच्छे वाले मित्र हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में, मतलब इंदिरा जी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। मतलब कब के प्रधानमंत्री इंदिरा जी थे? 1974 के प्रधानमंत्री इंदिरा जी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी। कुछ मेल मिलाप हो, दोनों के बीच, प्रधानमंत्री के बीच मेल मिलाप, जयप्रकाश नारायण जी और प्रधानमंत्री के बीच मेल मिलाप हो, तो मित्रों मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्य से झगड़ा है। जो कार्य गलत है, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा। बात सही है, विरोध करना भी चाहिए। जो नीति गलत है, जो पॉलिसी गलत है, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत है, विरोध करूंगा, अपनी अकल के मुताबिक विरोध करूंगा। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे तो उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत नहीं थी कि हम लोग की बापू के सामने हम कहते थे हम नहीं मानते हैं बापू, तो यह बात वो भी मानते थे। मतलब ये लोग नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे, तो हम लोग को समझाते भी थे। उस समय बापू यानी महात्मा गांधी, और बापू में इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे। जब हम लोग बोलते थे मैं बापू ये बात नहीं मानूंगा, तो इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे। फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे, हम लोग बोल भी देते थे हम लोग बात नहीं मानते, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने, आलोचना की है। उस जमाने में तो घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में गया जो अभी बिहार में है। जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक बड़े भाई थे, वो सर्वोदय में आ गया। कहाँ आए थे? वो गया में आ गए। जवाहरलाल जी थे और एक बड़े भाई थे। मैं उनको भाई भी कहता था, जवाहरलाल जी को बड़े भाई के रूप में मानता था, उनको भाई मैं कहता था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर। किनका स्नेह था? जवाहरलाल नेहरू जी का स्नेह था। पता नहीं क्यों मुझे वो मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर प्रेम करता था। वे बहुत हमें मानते थे, जवाहरलाल जी हमें बहुत मानते थे, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। लेकिन मैं वो मानते भी थे तो मैं उनकी, जवाहरलाल नेहरू जी की कटु आलोचना भी करता था। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूँ कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, पर वह बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में भी कुछ किया। मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार दिया, मतलब फोन भी किया, टेलीफोन भी किया, तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है, इसे कश्मीर के सवाल हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीने बाद वह चल बसे। देश का दुर्भाग्य है, जब वो तार किया था, मतलब फोन किए थे, उसके बाद 18 महीनों के बाद वो चल बसे, यानी उनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई 18 महीने बाद। तो हम लोग पेज नंबर 39 तक पढ़ लिए हैं। इसके आगे हम लोग कल देख सकते हैं। आज हम लोग 35 कहाँ तक पढ़े हैं? हम लोग
35 से शुरू किया, 35, 36, 37, 38 और 39 पेज नंबर का फर्स्ट पैराग्राफ हुआ है। इसमें कितने पैराग्राफ है? 4 पैराग्राफ है। हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ पर देख लिए देश का दुर्भाग्य। हम लोग यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा आप लोग, वहाँ से हम लोग को आगे पढ़ना है। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो इसका एक पार्ट तो हो चुका है, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट में हम लोग पूरा का देख लेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। जैसा कि आप लोग को फिर से बता दूँ, इसका फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर 2 पार्ट में, सेकंड चैप्टर 3 पार्ट में, और ये भी चैप्टर थर्ड चैप्टर भी 3 पार्ट पे खत्म होने वाला है। तो सेकंड चैप्टर हम लोग सेकंड पार्ट हम लोग देख चुके हैं और थर्ड पार्ट में ये खत्म हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं हमसे। कॉल या मैसेज करने के लिए नंबर है, एक बार फिर से बता देता हूँ, 62-0-58-70-215। ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इस पर कॉल या मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ भी अच्छा लगे पढ़ाई में तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा, उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।